नमस्कार, मैं जय कुमार। संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर यह सोचकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होते हैं कि दो सामान्य से नौजवानों ने संसद की सुरक्षा को भेद कैसे दिया। संसद की सुरक्षा में चूक एक गंभीर विषय है, मगर इससे भी ज्यादा गंभीर विषय यह है कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने कुछ नौजवानों को वह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बारे में उन नौजवानों को भी पता होगा कि वह उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। इसका जवाब पूरी तरह से मिलने में अभी काफी वक्त लगेगा, मगर फिर भी जिस तरह की जिंदगी और जिन परिवारों से यह नौजवान आते हैं, अगर उन्हें जाना जाए तो कुछ कुछ अंदाजा जरूर लग सकता है कि अपनी बात कहने के लिए इन्होंने संसद को क्यों चुना, अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी, उस सरकार के कठोर कदमों की चिंता क्यों नहीं की जो सरकार नागरिक अधिकारों को झूठे आरोपों में गढ़कर अंतहीन प्रताड़ना में बदल देने में तनिक भी देर नहीं लगाती है। मीडिया में छप रही पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट से निकल रही बातों से निष्कर्ष निकाला जाए तो बात यह है कि यह नौजवान संसद में किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि भारत का पॉलिटिकल क्लास भारत की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अंतहीन हिंसा, किसानी का संकट, मणिपुर का संकट जैसे जरूरी मुद्दों पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल रहा है। इसके प्रति अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने संसद के भीतर घुसकर विरोध के नारे लगाने का काम चुना था। रिपोर्ट से पता चलता है कि यह सभी लोग सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब के फॉलोअर्स हैं। यहीं पर उनकी आपसी मुलाकात हुई थी। भगत सिंह के जीवन से इनकी जिंदगी बहुत प्रभावित थी। जिस तरह से भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी रवैया के खिलाफ विरोध जताने के लिए असेंबली में बम फेंका था, जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों ने इस तैयारी के साथ बम फेंका था कि किसी को नुकसान न पहुंचे, इस मकसद के साथ बम फेंका था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। यही प्रेरणा कहीं ना कहीं इन लोगों की जिंदगी में भी हावी होती दिखाई देती है। जो दो नौजवान संसद की सुरक्षा को चकमा दे करके अपनी जान हथेली पर रखकर संसद के भीतर घुसे, उनका नाम सागर शर्मा और डी मनोरंजन बताया जा रहा है। पहले संसद की विजिटर गैलरी में गए, उसके बाद जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी तो बीच में ही संसद की विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूद गए। अपने जूते के भीतर प्लास्टिक में लपेट करके कैनिस्टर ले गए थे, उसे अपने हाथ में लेकर के पीले रंग से संसद को धुआं धुआं कर दिया। कैनिस्टर को संसद में फेंकने की बजाय अपने हाथ में इसलिए रखा ताकि यह न लगे कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने आए हैं। उन्होंने अपने जूते में पर्चा भी रखा हुआ था, मगर वह उसे निकालने में नाकामयाब रहे। इन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए, जय भीम जय हिंद के नारे लगाए, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ, मोदी होश में आओ के नारे लगाए। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इस तरह के विरोध को अराजकतावादी विरोध कहा जाता है। मोटे तौर पर समझिए तो ऐसा विरोध जहां पर विरोध करने वाले को लगता है कि राज्य का कामकाज इतना खराब है कि राज्य ही अर्थहीन हो चला है। इतिहासकारों के मुताबिक भगत सिंह को भी अराजकतावादी कहा जाता था। नौजवानों की इस अराजकतावादी काम पर संसद के भीतर मौजूद सांसदों ने जिस तरीके से उनकी कुटाई की, उस पर कईयों का कहना है कि सफेद पोशाक में संसद में बैठने वाले नेताओं ने यह दिखा दिया कि उन्हें संविधान की मिजाज के मुताबिक नेता होने का अर्थ नहीं पता है। जिस अंदाज में उन्होंने नौजवानों को मारा है, उसके वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हमने जिन्हें सांसद के तौर पर चुनकर भेजा है, उनके भीतर समाज की सबसे गहरी परेशानियों के साथ जुड़ाव करने की जिंदगी नहीं बसती है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक सागर शर्मा की उम्र 27 साल की है। पैदाइश दिल्ली की है। इनकी पढ़ाई लिखाई 12वीं क्लास तक की है। माँ पिता और छोटी बहन के साथ लखनऊ के एक किराए के मकान में रहते हैं। पिता बढ़ई का काम करते हैं, माँ घर संभालती हैं। सागर शर्मा खुद किराए पर लिया हुआ ई रिक्शा चलाते हैं। अपने फेसबुक पेज पर भगत सिंह और चे गुवेरा की कही गई बातों को उद्धृत कर रखा है। मनोरंजन डी की उम्र 34 साल की है। मैसूर के रहने वाले हैं। 10 साल पहले बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली थी, मगर उसके बाद किसी तरह की नौकरी नहीं की। मनोरंजन शादीशुदा नहीं है। अपने पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाते हैं। मनोरंजन के पिता देवराज डी बताते हैं कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वह मेरा बेटा नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि वह एक अच्छा इंसान है। वह दिल्ली और बेंगलुरु अक्सर आता जाता रहता था। मैं नहीं जानता था कि वह दिल्ली में है। अपने कॉलेज के ज़माने में वह स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। वह बहुत सारी किताबें पढ़ता था।
खासकर स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई। वह चाहता था कि समाज सुधरे, इस काम में वह लगा रहता था। मुझे नहीं पता है कि उसका झुकाव, उसका पॉलिटिकल झुकाव किस तरफ है। मैं उसके इस काम से काफ़ी नाराज हूँ। यह तो उन दो लोगों का परिचय हो गया जिन्होंने संसद के भीतर जाकर के विरोध किया था, मगर संसद के बाहर भी दो लोग मौजूद थे। संसद के बाहर भी सरकार के कामकाज के खिलाफ नीलम और अमोल सिंधे ने नारेबाजी की। जिस तरह का पीला धुआं संसद के भीतर सागर शर्मा और मनोरंजन ने फैलाया, वैसे ही पीले रंग का धुआं नीलम और अमोल सिंधे ने संसद के बाहर फैलाया। नीलम को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उसने मीडिया वालों से कहा कि हम आम जनता है, हम अपनी हक की बात नहीं रख सकते हैं। जब हम अपनी हकों की बात करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी चार्ज करती है। हमें अपनी बात रखने नहीं दिया जाता है, तो हमने यह रास्ता अपनाया है। हम बेरोजगार हैं, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर इतना मेहनत करते हैं, मगर उनकी बात दबा दी जाती है, उन्हें नहीं सुना जाता है। तानाशाही बंद करो, भारत माता की जय। नीलम वर्मा की उम्र 37 साल की है। हरियाणा के जिंद के खुर्द नाम के गांव की रहने वाली हैं। इनके पास एमफिल की डिग्री है। हरियाणा सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए जिस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा लेती है, उस परीक्षा को भी वह पास कर चुकी हैं, मगर अभी तक इनके पास एक नौकरी नहीं है। किसान आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। इनके पिता हलवाई हैं। 2 भाई हैं जो दूध बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। कुम्हार समुदाय से आती हैं। नीलम वर्मा ने अपना नाम नीलम आज़ाद रखा हुआ है। नीलम आज़ाद की मां सरस्वती कहती हैं कि हम लोग किसी खाते पीते घर के लोग नहीं हैं, हम समृद्ध परिवार से नहीं आते हैं, मगर फिर भी हमने अपनी बिटिया को पढ़ाया है। घर में वह कहा करती थी कि मैंने बेवजह का बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, मगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा हो कि मैं मर जाऊं। नीलम वर्मा की बात को सुनकर के अगर आपके मन के किसी कोने में संवेदना जगी है तो किसी बेरोजगार नौजवान से बात कीजिएगा। वह कहेगा कि जब आप नौजवानी की उम्र से गुजर रहे होते हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, रोजाना की जिंदगी आपको हर रोज घूरती है, जीवन में एक नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है, मगर आपके पास एक नौकरी नहीं होती है तो लगता है कि आपकी ज़िंदगी की सारी संभावनाएं मर गईं। नीलम आज़ाद के भाई राम निवास के मुताबिक नीलम के पास एमबीए की डिग्री है, एमएड की डिग्री है, एमफिल की डिग्री है। उसने नेट की परीक्षा भी पास कर ली है। अमोल सिंधे की उम्र 25 साल की है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के गांव के दलित नौजवान हैं। माँ बाप खेतों में मजदूरी करके जिंदगी चलाते हैं। पिता का कहना है कि 12वीं पास करने के बाद आर्मी और पुलिस की भर्ती परीक्षा में उनके बच्चे ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर कई बार फेल रहा है। 12वीं क्लास के बाद से हताश भरी जिंदगी जी रहा है। अमोल की मां ने बताया कि हम नहीं जानते कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह निराश महसूस कर रहा था। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह आर्मी की भर्ती में पास नहीं हो पा रहा था। वह कहा करता था कि मेरी पढ़ाई लिखाई और तैयारी का क्या फ़ायदा जब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ। यह तो उन 4 नौजवानों का परिचय हुआ जिन्होंने संसद के भीतर घुसकर और संसद के बाहर खड़ा होकर के अराजकतावादी किस्म का विरोध किया। इन सब की बातों और इन सब के परिवारों और इन सब की जिंदगी की छोटी सी कहानी जानकर एक बात साफ तौर पर निकल कर आती है कि यह सब उस भारत का हिस्सा हैं जिस भारत को कॉरपोरेट और नेताओं के दमखम पर चलाने वाले सरकार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। इनकी कहानी भारत के 95% आबादी की कहानी है, जहां भयंकर बेरोजगारी बसती है, भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ता है, जिंदगी की बुनियादी जरूरत और जिंदगी कमाई के बीच जमीन आसमान का फासला होता है। इन सब के लिए ही एक संवैधानिक सरकार बनती है, मगर कांग्रेस से लेकर भाजपा के वक्त की सरकारों ने देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि 5 से 10% लोगों के सिवाय बहुत बड़ी आबादी अंतहीन दुख और तकलीफ में अपनी जिंदगी काट रही है। इन्होंने संसद के भीतर और संसद के बाहर खड़ा होकर के जो नारे लगाए हैं, जो बातें कही हैं, वह वही हैं जिन्हें हम आए दिन सुनते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि नौजवानों ने इस तरह का अराजकतावादी रास्ता क्यों अपना लिया? तो इसका जवाब है, और आप सबको पता है, कि आप अपने घर, गली, मोहल्ले से लेकर भारत के नेताओं के बीच की सारी चर्चा उठाकर देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि जिन मुद्दों में नेता आपको भटकाते हैं और जिन भटके हुए मुद्दों पर नेता बात करते हैं, उन मुद्दों और आम जनता की परेशानियों जुड़े मुद्दों के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। भारत के किसी भी नेता से पूछ दीजिए कि वह बेरोजगारी और किसानी के संकट के बारे में कितना जानता है।
वह 5% भी बात नहीं रख पाएगा, मगर अनर्गल मुद्दों पर बोलने के लिए कह दीजिए तो जमकर बात करेगा। यही हाल मीडिया वालों का है। उन्होंने खुद को सरकार के सामने गिरवी रख दिया है। उनके सारे प्रोग्राम का विश्लेषण करके बताया जाए तो उसका 5% हिस्सा भी आम जनता की गहरी परेशानियों से जुड़ा नहीं होता है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर वह कई दिनों तक लगातार बिना थके प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च होता है, नेता लोग इतना पैसा कहां से बना लेते हैं, इस तरह के मुद्दों को वह छू कर निकल जाते हैं। मीडिया आलोचक मैल्कम मार्शल का एक प्रसिद्ध कथन है कि मीडिया 20% अमीरों के लिए काम करती है, 80% कमजोर जनता की बातें अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करती है। बताइए, जब इस तरीके से मीडिया का चरित्र हो तो संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन क्यों ना हो। द वायर के पॉलिटिकल संपादक अजय आशीर्वाद ने लिखा कि यह समझना बहुत जरूरी है कि हमलावर चाहे वे कितने ही गुस्सा में क्यों ना हो, उनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं था, अपना गुस्सा दर्ज कराना था, किसी को चोट पहुंचाना या मारना नहीं था। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन उन्होंने जो नारे लगाए वे स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि वे ज्यादातर खुद की बात सुनाना चाहते थे, भले ही इसका मतलब संसद पर दुस्साहसिक हमला हो। युवा हल्ला बोल के अनुपम बहुत लंबे समय से बेरोजगारी के प्रश्न पर देश भर के नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मसले पर ट्विटर पर अपनी बात कही है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। अनुपम कहते हैं कि क्या आपको नहीं दिख रहा है कि असल मामला यहां पर सिर्फ सुरक्षा में चूक का नहीं है, बल्कि भीषण बेरोजगारी का है। संसद में घुसकर विरोध करने वालों को अच्छे से पता होगा कि ऐसा करना जान दांव पर लगाने जैसा है। उनको पता था कि जान बच भी जाए तो जेल तो जाना ही होगा, टॉर्चर सहना होगा, अलग थलग पड़ जाएंगे, अपराधी और यहां तक कि आतंकवादी करार दे दिए जाएंगे। फिर भी उन्होंने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया, चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे नजरिए के लिए संवेदना की जरूरत होती है, लोगों की परेशानियों के प्रति पीड़ा की जरूरत होती है। दुखद है कि अब इस देश में मीडिया से लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं तक हर कोई वही भाषा बोलने लगा है जो सरकार बुलवाना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई बेरोजगार युवा आत्महत्या कर ले तो चर्चा बेरोजगारी पर ना होकर कानून तोड़ने पर होने लगेगी। बेरोजगारी से त्रस्त होकर अपनी जान जोखिम में डालकर संसद में घुसने वाले ये लोग आम परिवारों से हैं, गरीब हैं, मेहनती हैं, शिक्षित हैं और भगत सिंह से प्रेरित हैं। इन्होंने संसद के नियम और कानून को तोड़ा है, उसकी सजा जरूर दीजिए, लेकिन देश के आम बेरोजगार युवा को आप ज्यादा दिन तक विलन बनाकर नहीं रख सकते हैं। असल में तो उन सांसदों का आचरण शर्मनाक था जो इन्हें सुरक्षाकर्मी को सौंपने की बजाय खुद मारपीट में लग गए। जब सांसदों की मानसिकता है लिंच मॉब जैसी बन गई हो तो सड़क पर आम लोगों से हम क्या उम्मीद करें। चर्चा यह होनी चाहिए कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। दुनिया के सबसे युवा देश का युवा निराश और हताश होकर अपनी जान दे रहा है। ऐसे बारूद के ढेर पर हमारा समाज बैठा है जो कभी भी फूट सकता है। सवाल है कि आखिर कितने दिनों तक असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस देश की राजनीति होती रहेगी। अगर हमारी सरकार बेरोजगारी नामक संकट को झुठलाती रहे, मीडिया सिर्फ सेलेक्टिव ढंग से सवाल करती रहे, पार्टियां अगर सिर्फ जाति धर्म के नाम पर ही वोट मांगती रहीं, युवाओं को सड़क पर शांतिपूर्ण आंदोलन की इजाजत भी ना दी जाए और संसद इसी तरह बेरोजगारी से आंखें मूंद कर बैठी रहे, तो ऐसा होगा ही। क्या इतनी सी बात समझना और कहना आज विपक्ष की पार्टियों के लिए भी कठिन हो गया है। यह भी शर्मनाक है कि कुछ लोग सर्वदलीय कुटाई पर आनंदित हो रहे हैं। मतलब सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सदस्यों को कानून हाथ में लेकर मारपीट करना चाहिए और माननीयों के शर्मनाक कृत्य को मीडिया किसी वीरता की तरह प्रस्तुत करे। 3 साल में 35,000 से अधिक छात्रों ने हताश होकर आत्महत्या कर ली। पिछले एक दशक में 70% वृद्धि हुई है खुदकुशी के मामले में, जिनमें 26% तो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर हैं। ये सब सरकार के अपने आंकड़े ही हैं। हर 2 घंटे में 3 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। साल दर साल जान गंवाने से तो बेहतर है कि संसद में बैठे नेताओं को जगाना और अपने हक के लिए लड़ना। इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारी स्पष्ट मांग है कि भीषण बेरोजगारी और युवाओं की बढ़ती आत्महत्या पर संसद में विशेष चर्चा हो। इस पूरी दुर्घटना में 6 किरदार सामने आए हैं। 2 जिन्होंने संसद के भीतर विरोध किया, 2 जिन्होंने संसद के बाहर विरोध किया। इसके अलावा 2 और नाम हैं। एक का नाम विक्की बताया जा रहा है जो गुरुग्राम का रहने वाला है, जिसके घर पर 4 नौजवान रुके हुए थे। एक ललित झा हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चलता है कि वह शिक्षक हैं। इन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। श्री झा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रोफाइल फोटो में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है। उन्होंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन रॉय, बाबू जगजीवन राम,
कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, फिदुल कास्त्रो पर कई पोस्ट साझा किए हैं और रामधारी सिंह दिनकर, अवतार सिंह संधू उर्फ पास और हरिशंकर परसाई जैसे कवियों और लेखकों को उद्धृत किया है। कोलकाता के जिस इलाके में वह 1.5 साल पहले रहा करते थे, वहां का लोगों का कहना है कि वह बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनके परिवार का संबंध बिहार से है। पिता कोलकाता के आसपास पुजारी का काम करते हैं। संसद के बाहर नीलम और अमोल सिंधे की 2 वीडियो को इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। इन्होंने भी खुद को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। यह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा के स्थानीय खाप पंचायत में नीलम के ऊपर यूएपीए के तहत लगे चार्ज को हटाने की मांग की गई है और जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की गई है। अंत में चलते चलते यह भी समझिए कि इन सभी नौजवानों के लिए कई तरह की राय चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें उम्र भर की कैद दे दी जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि आगे से कोई इस तरह का दुस्साहस ना करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके डीएनए में वही विचारधारा शामिल है जो देश तोड़ने का काम करती है। इस तरह की कई राय आपने सुनी होंगी। लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून के मुताबिक जैसा उचित लगेगा वैसा करेगा। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि नौजवानों ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो सच ना हो, जिन बातों के लिए भारत का पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार ना हो। अगर इनके दुस्साहसिक कदम के लिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो कि कानून के तौर पर जरूर मिलनी चाहिए, तो आप खुद सोचिए कि उनके साथ क्या होना चाहिए जिस पॉलिटिकल क्लास की बेईमानी ने इन नौजवानों को इस तरीके का दुस्साहसिक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।